एक अपराध सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक सिलसिला होता है ऐसी घटनाओं का जिससे कई लोगों की जिंदगियों में तूफान सा आ जाता है। कभी कभी ऐसे राज बाहर आ जाते हैं जो शायद वैसे कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाते। ऐसे केसेस को सुलझाना पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड एक ऐसे केस के बारे में है जिसने पुलिस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। हर मोड़ पर एक नया राज खुल रहा था, न सिर्फ उन लोगों के बारे में जिन पर पुलिस को शक था, बल्कि उस इंसान के बारे में भी जिसको बेरहमी से मार दिया गया था। समाचार तेरे को कितनी बार बोला है पुल के नीचे जाके 6-6 घंटा भीख मंगा कर। मैंने कहा कर जब मुझे नहीं जाना। नहीं ये छोड़ो। कैसी माँ हो, अपनी बेटी को भीख मांगने के लिए बोल रही हो? बेन साहब, वो हमारी बच्ची है, उससे आपको क्या मतलब? वो पढ़ना चाहती है, समझ में नहीं आता? नैना आंटी, मुझे आप जैसा बनना है, उनके जैसा नहीं। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी तो तुम जो चाहो बन सकती हो। चलो अब आंखें बंद करो। ये तो अंग्रेजी किताब है, पर मुझे तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। हिंदी भी तो पढ़ने नहीं आती थी पहले, लेकिन अब आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। वैसे ये भी आ जाएगा, बस मेहनत करती रहना। काम का कुछ हुआ क्या? किसी और को रख लिया उन्होंने। आप सुबह बिना कुछ खाए चले गए थे। बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। चल दरवाजा तो खोलो। तुम्हारे मूड को क्या हो जाता है? आंचल, आंचल दरवाजा खोलो प्लीज। आंचल, आंचल। सुनील, क्या हुआ? आंटी, मैं होने वाला पति हूं आंचल का। ये कैसे बिहेव करती है मेरे साथ? आज हमारा बाहर जाने का प्लान था और इसने खुद एग्री किया था, अब जवाब नहीं दे रही। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट बताए तो मेरे से। बेटा, जरूर कोई बात होगी। आंचल ऐसा नहीं करती है। आंटी, जो कुछ भी हो, मैं ये सब झेल नहीं सकता। मैं घर जा रहा हूं। बेटा सुनिए, आंचल, सुनील अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और शादी के लिए तुमने ही हाँ करी थी ना? हाँ कर दी थी, लेकिन अब नहीं पता। अब छोड़ो मम्मी, आप नहीं समझोगे और ना ही पापा समझेंगे, क्योंकि उनके लिए ये शादी बिजनेस डील है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कंपनी पर जितना हक आपका है ना, उतना मेरा भी है। पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था इसे, और आपने मुझे इस कंपनी से निकालने के लिए जो जो चालें चली है ना, सब पता है मुझे। पुनीत, अपनी नाकामियों का जिम्मा मेरे सर पर ना ही डालो तो अच्छा है। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कंपनी का सत्यानाश होने वाला था, पता है ना? अच्छा, तो अभी आपने बड़ा बिजनेस को चमका दिया है। अरे कितना झूठ बोलोगे आप? हमारी कंपनी 2 साल से लॉस में चल रही है। तो तुम्हें पता है कि कंपनी घाटे में चल रही है,
तो फिर यहाँ लेने क्या आए? अभी रिसेंटली में आपने हमारी कुछ प्रॉपर्टी बेची है, उसका हिस्सा चाहिए मुझे। हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं है। बच्चा मैं समझ क्यों नहीं रहे आशा? आंचल तो कुछ बता भी नहीं रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव का क्या करूं। मानता ही नहीं, बस दिन भर अपने उन गलत दोस्तों के साथ जुआ खेलना, शराब पीना। मैं बात करूं उससे? नहीं, वो जानता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम उसके लिए सिर्फ हमारी मकान मालिक और कुछ नहीं। तुम उसे कुछ बोलोगी और उल्टा जवाब दे देगा। सुनिए, आप आंचल से एक बार बात कीजिए ना। अब आंचल से क्या बात करूं मैं? बचपन से लेके आज तक बिगाड़ा तो तुमने ही। तो सुनील से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? सुनील के कंपनी से अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए ये रिश्ता हो रहा है। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ये शादी टूटी ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुमने आंचल को बिगाड़ा है। दुनिया भर के लोगों पर प्यार लुटाओगी। अब अपने उस दोस्त को देख लो जिसको तुमने मुफ्त में किराएदार रखा हुआ है। उसका शराबी लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना ही नहीं, वो दुनिया भर के लोगों को जो तुम बाहर जा जाकर मुफ्त में किताबें बांटती हो, खाना देती हो, करती हो ना ये सब, मुझे लगता है तुम्हारी ये दरियादिली किसी दिन हमें डुबो ना दे। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा? परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी। चल बेटा, मम्मी को बोल मेरे लिए चाय बना दे, सिर में दर्द हो रहा है। आप खुद ही बोल दो ना, किचन में ही होंगी वो। हाँ चल, पापा से ऐसे बात करते हैं। बोला ना मम्मी को चाय के लिए बोलो, और वापस आना, तुमसे बात करनी है मुझे सुनील को लेकर। क्या हुआ? नैना एक अच्छी औरत थी जो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसकी आदत थी लोगों की मदद करने की। लेकिन क्या ऐसी अच्छाई एक इंसान से सब कुछ छीन सकती है? नैना ने जिस बच्ची रिंकी की मदद करने की कोशिश की थी, वो अब खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। नैना की मौत का इससे क्या संबंध था? अभी तक पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जो इस अपराध के सच को सामने ले आए। हो सकता था कि ये सच नैना की जिंदगी के किसी ऐसे पहलू से जुड़ा था जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता था। क्या संबंध था उन मजबूर पति पत्नी का इस केस से, जो खुद एक ऐसे नर्क में जी रहे थे जहां एक बाहरी इंसान आकर उनकी इज्जत रौंदकर चला जाता था। अब तक नैना की जिंदगी का एक ऐसा सच बाहर आना बाकी था जिसे जानने के बाद शायद कोई भी हिल जाए, और वो सच अब सामने आने ही वाला था। आपको किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दी? सर, मैं दोपहर तक अपने रूम में ही थी, ईयरफोन्स पे म्यूजिक सुन रही थी। फिर आप कहाँ थे? अभी इसी सवाल का जवाब मेरे बाहर आपके ऑफिसर को दिया है। देखिए, आपको जो भी सवाल पूछा जाए आपको जवाब देना होगा। मैं सुबह से अपने ऑफिस में था और शाम को 4 बजे के आसपास घर वापस आया हूँ। इनका ऑफिस स्टाफ का स्टेटमेंट लो। क्या कमाल कर रहे हैं आप? मेरी बीवी का कत्ल हुआ है, मेरी, और आप कुछ पे शक कर रहे हैं? कोई बाहर खुला घूम रहा है इंस्पेक्टर, आप लोग चाहिए ढूंढिए उसे। ढूंढेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जो भी हो। और एक बात है सर, इनके घर के पीछे 2 किराएदार रहते हैं, माँ और बेटा। दोनों से बातचीत की मैंने। माँ तो घर पर ही थी, पर बेटा थोड़ा घर से बाहर था, दोस्तों के साथ।
फोर्स सेंटर का निशान नहीं है। इसका मतलब दरवाजा पहले से खुला होगा या फिर खूनी के पास चाबी होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि नैना जी ने खुद खूनी को अंदर आने दिया हो। एक काम करो, आसपास जितने भी लोग हैं रहने के लिए सबसे पूछताछ करो। जी सर। सर नैना अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, ये देखिए। पीछे से वार किया पहले, फिर आगे से रैंडम तरीके से हथियार को यूज किया है। मतलब चाकू चलाने का तरीका नौ सीखे वाला है। पर सर खूनी को इतनी समझ थी कि उसने चाकू पे के फिंगरप्रिंट्स पूरी तरीके से मिटा दी। और सर नैना के मर्डर के वक्त नैना ने सुबह अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और फिर किसी अननोन नंबर पर कॉल भी किया था। 5 लाख? सर मैंने नैना अग्रवाल के घर के आस पड़ोस में पता किया था। उसके एक पड़ोसी ने एक आदमी को देखा था जो पिछले कई दिनों से नैना अग्रवाल के घर पर नजर रख रहा था। राणे, उस आदमी का डिस्क्रिप्शन निकालो, स्केच बना। जी सर। पुलिस मुझे ढूंढ रही है, अब मुझे डबल पैसे चाहिए। याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं फिर से फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उठिए, पीछे उठिए। आप पागल हो गए हैं क्या? खुद को खत्म करने से सब ठीक कर दोगे? आपने सोचा है मैं अकेले इस दुनिया से कैसे लड़ूंगी? हाँ तो क्या करूं समझ में नहीं देखा जाता मुझसे ये सब कुछ। वो रोज तुम्हारे साथ, और इसकी वजह भी मैं हूं। नहीं, इसकी वजह आप नहीं है, इसकी वजह सिर्फ किस्मत है। और हम लड़ेंगे ना किस्मत से। और दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, मैं अकेले नहीं लड़ सकती दुनिया में। सर नैना अग्रवाल ने मर्डर वाले दिन जिस नंबर पर कॉल किया था वो फेक आईडी पर रजिस्टर है और दुकानदार ने वो नंबर ब्लैक में बेचा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मौत के अगले दिन से ही वो नंबर भी स्विच ऑफ है सर। जैसे वो नंबर ऑन होगा उसकी लोकेशन की पता करो। और उस स्केच वाले आदमी का कुछ पता चला? टीम लगी है सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन एक बात है सर, मैंने नैना के पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो उसका किराएदार है ध्रुव, वो नशा करता है और जुआरी भी है। थाने लेकर आओ उसे। कौन है ये? मुझे नहीं मालूम सर। ठीक से देख। सर आप लोग मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो? सर मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन नैना आंटी का मर्डर हुआ था मैं घर पे नहीं था। हमने पता किया तुम्हारे बारे में, नशा करते हो ना, और कई लोगों का उधार भी है तुम पर। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने पैसों के लिए इस आदमी के साथ मिलकर नैना अग्रवाल को मार दिया हो? क्या बातें कर रहे हो सर? हाथ को क्या हुआ? वो ज्यादा दारू पी ली थी, नशे में ग्लास टूट गया और हाथ में लग गया। राणे, इसके चोट का मेडिकल करवाओ और देख लो वो चोट कांच के टुकने से लगी है या किसी और चीज से। जी सर। सर मैं ध्रुव की माँ हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा नादान है, पर वो खूनी नहीं है। शराब पीकर जुआ खेलने वाले लोग नादान नहीं होते। ऐसे लोग बड़ी आसानी से क्राइम करते हैं। खैर, हमने उसको बस पूछताछ के लिए बुलाया था, आप चिंता मत कीजिए। सर ध्रुव के हाथ पर जो चोट लगा था वो कांच से ही लगा था, लेकिन ये जरूर है कि वो आधे घंटे के लिए गायब हुआ था अपने दोस्तों के यहाँ से। उस समय की उसकी कॉल रिकॉर्ड्स लोकेशन चेक करो। अभी तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जाना दो उसे। जी सर। और वो नैना अग्रवाल के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स निकालने को बोला था, कुछ पता चला उसका? जी सर। सर नैना ने 6 महीने पहले कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। लोन भी लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर कुछ हुआ नहीं। ये विनीत अग्रवाल के बारे में पता करो उनके एम्प्लॉयज से, और नैना के कमरे की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी ले जाइए आप अपने बेटे को।
को जलाने की कोशिश की गई थी और लेटर पढ़कर तो जाहिर है कि किससे छुपाने की कोशिश की गई थी। और सर जिससे छिपाने की कोशिश की गई उसके बारे में उसके ऑफिस में पता किया। 2 साल से बिजनेस में लॉस चल रहा है पर दिखाता नहीं। ये नैना अग्रवाल ने 6 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी ना? सर वो भी मैंने पता किया। बोलते जा। विनीत अग्रवाल, आपकी पत्नी नैना अग्रवाल ने कुछ 6 महीने पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। जी हाँ। तो विनीत जी, हमें आपके पड़ोसियों से पता चला कि आपके और नैना के बीच में काफी कहासुनी हुआ करती थी और नैना जी आपसे काफी गुस्सा थी। इसकी वजह यह थी कि आपने उनको उनका बिजनेस आगे बढ़ने नहीं दिया, जलते थे आप उनसे, क्योंकि आपका बिजनेस 2 साल से लॉस में था और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये शायद मंजूर नहीं था आपको। इंस्पेक्टर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मेरी वाइफ का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो सीधी सी बात है कि पैसा तो घर पे ही आ रहा था, मुझे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उल्टा उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था और मेरा बिजनेस घाटे में, तो मुझे उसके बिजनेस से सपोर्ट था। उसके अच्छे बिजनेस की वजह से मुझे घर पे कोई टेंशन नहीं थी, कोई खर्चे का लोड नहीं था। आपको लगता है कि मुझे उसके बिजनेस से प्रॉब्लम होगी? और इंस्पेक्टर अगर मुझे मेरे वाइफ के बिजनेस से प्रॉब्लम होती तो मैं उसे लोन की बात क्यों करता? उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों का इंतजाम क्यों करता? अलग बात है कि उसने मुझे सामने से कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मुझे मेरे बिजनेस में करना चाहिए। हमारे बीच में सब कुछ सही था। आप ना ये बेकार की थ्योरीज बनाना बंद कीजिए और प्लीज असली खूनी को ढूंढिए। फिर कोई और तकलीफ होगी अपनी बीवी से? और तकलीफ मतलब साफ साफ बताइए ना। अब आपके चेहरे को देखकर इतना तो जान गए कि आपको पता है इसमें क्या लिखा है। अब आप साफ साफ बताइए आपके और आपके पत्नी के बीच में क्या चल रहा था? अरे नैना, मेरी ऑफिस वाली फाइल कहां रख दी भाई तुमने? अरे वही ड्रॉअर में है, मिली। नैना क्या है ये सब? किसके लेटर्स हैं ये? मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है ये सब? विनीत ये बहुत पुराने लेटर्स हैं। हमारे शादी के भी पहले के लेटर्स हैं, लेकिन अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब तक संभाल के क्यों रखे हैं? मैंने तो बस याद समझ के रखे थे। मैं प्यार करती थी उससे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शादी के इतने सालों तक सच क्यों छुपाया मुझसे? आशिकी चल रही है अभी भी तुम्हारी उससे? नहीं विनीत। बस अच्छा, अब ये तो बता सकते हो कि मर्डर आपने खुद ने किया कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था? इंस्पेक्टर, अगर आपको मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं तो प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। इस तरीके की बातें मत कीजिए, टाइम वेस्ट होता है। गाने वो स्केच वाले आदमी का कुछ पता चला? ढूंढ रहे हैं सर। दूसरे लोगों कहां से लाऊं मैं पैसे? क्यों मारा नैना अग्रवाल को? वो ठीक ना जो उसके घर के चक्कर लगा रहा था? सर मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ। चोरी करने के लिए उस घर पे नजर रख रहा था कुछ दिनों से। कौन कब घर से बाहर जाता था बस मैं ये जानना चाहता था। उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया तो घर में लाश पहले से पड़ी हुई थी।
और आप लोग फिर मुझे ढूंढने लगे। मामूली से चोर, ये बता तुझे इतने सारे पैसे किसने और किस बात के लिए दिए थे? जिसने मुझे चोरी करने के लिए बोला था उन्हीं ने सारे पैसे दिए मुझे। मैं फंस गया तो मुझे लगा कि मैं और डरा के उसे पैसे ले सकता हूँ। कौन है वो? झूठ बोल के टाइम वेस्ट मत कर। उस चोर को हमने अरेस्ट किया है, ये बात तो क्लियर है। तूने उसे हायर किया था। हाँ, मैंने उसे हायर किया था और मैंने ही उसे विनीत के घर में भेजा था। क्यों? भाई का बदला लेने? तुम्हारे भाई विनीत अग्रवाल ने तुम्हारा हिस्सा हड़प लिया, तुम्हें इस बात का गुस्सा था और तुमने इसलिए एक चोर हायर करके उसके घर पैसे चुराने के लिए चोर को भेजा। वहां पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुमने उस चोर को घर की डुप्लीकेट चाबी दी थी। वो चोर घर में घुसा उसी चाबी के जरिए। उसके हिसाब से घर में सिर्फ आंचल को होना चाहिए था, वो अपने कमरे में थी। हर मंगलवार को नैना घर में नहीं रहती, लेकिन उस दिन थी। और उसने उस चोर को देखा और किचन में भागी, क्योंकि वहां पे उसने फोन छोड़ा था। मैंने सिर्फ उसे चोरी करने के लिए भेजा था, मर्डर करने के लिए नहीं। लेकिन भेजा तो तुमने ही ना। तो ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा। मैं बोल दूंगा उसने मुझे कॉल किया था और कहा था कि नैना को मैंने ही मारा है। साहब मैं तो वो पुनीत को डराने के लिए बस ऐसे ही बोल दिया था, जिससे वो डर जाए और मुझे आसानी से पैसे दे दे। कभी बोलता है मारा, कभी बोलता नहीं मारा। मजाक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है इसी चोर ने मारा है। पहले तो पुनीत के सामने फोन पर सब कुछ कबूल किया, अब पलटी मार रहा है। सर इस पे और काम किया ना तो सब कुछ सच उगल देगा। पूछताछ करते रहो, एक सवाल 10 बार पूछना। और उस नंबर का कुछ पता चला जिस पर नैना ने फोन किया था? नहीं सर, अभी भी स्विच ऑफ है। जैसे कुछ पता चलता मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चल तेरा तैयार होने का टाइम आ गया है। तैयार? वो क्या है ना, पब्लिक भीख उसको ज्यादा देती है जो अपंग होता है, तो तुझे भी अपंग होना पड़ेगा। अंकल, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये शादी मैं नहीं कर सकता। बेटा मैं मानता हूं कि नैना की मौत के बाद आंचल तुमसे थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है, लेकिन ऐसे मौके पर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो क्या बीतेगी उस पर? कल बात वो नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं आपको? एक्चुअली यहां जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जानने के बाद मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अंकल, एक बात है जो आपको नहीं पता और मुझे ऐसा लगता है कि यह बात जानने का आपको पूरा हक है। वो नैना आंटी और आंचल को मैंने एक दिन बात करते हुए सुना था। इस बात को लेकर मैं भी काफी दिनों तक परेशान था कि जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। पर सच्चाई यही है। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे तुम लोगों ने? किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। सुनील ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। उसने तुम्हारी और नैना की बातचीत सुन ली थी। नैना के मरने पर बहुत दुखी था मैं, और अब लगता है कि मर गई तो अच्छा हुआ। कैसे कैसे कर सकती हो माँ बेटी तुम ये मिलके? शब्द नहीं है मेरे पास, घिन आ रही है मुझे। सर मैं ध्रुव का कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है। ये नंबर हाईलाइट क्यों किया है? सर ये आंचल का नंबर है, नैना अग्रवाल की बेटी। हाँ सर, मेरे और ध्रुव के बीच में रिश्ता था।
कब से? 1 साल से। लेकिन मुझे पता था मम्मी पापा को वो कभी मंजूर नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर पापा ने मेरा रिश्ता सुनील के साथ तय कर दिया, तो मैंने ध्रुव के फोन कॉल्स लेने बंद कर दिए, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन क्या? लेकिन क्या बोलो? लेकिन सर मैं उसे भूल नहीं पा रही थी, इसीलिए सुनील के साथ शादी को लेके मेरे मन में डाउट्स आने लगे। और मैंने मम्मी से बात की, मम्मी को ध्रुव के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर मुझे सच्चाई के बारे में पता चला। किस सच्चाई के बारे में पता लगा? मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप और पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सुनील के साथ मेरा दम घुटता है माँ। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। गलत हो रहा। आप क्या हुआ? आप इसे क्यों बोल रही हो? बेटा, ध्रुव तुम्हारा भाई है। क्या मतलब नैना जी का शादी के पहले जिस आदमी के साथ रिश्ता था ध्रुव उनका बेटा है? सर मम्मी ने ध्रुव को शादी से पहले जन्म दिया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ध्रुव को अपने दोस्त को सौंप दिया, आशा आंटी। ध्रुव हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे, इसलिए उन्होंने पापा को कन्विंस किया कि उन लोगों को किराए पे रख ले। ये बात ध्रुव जानता है? सर मुझे नहीं पता, ये सच जानने के बाद उसे फेस करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन मम्मी उसे बताने वाली थी। मम्मी को लगता था कि सारी उनकी गलती है, उनकी वजह से एक भाई बहन के बीच में ऐसा रिश्ता। ध्रुव उस दिन दोपहर में दोस्तों के साथ था और बीच में आधे घंटे के लिए कहीं गया था, है ना? हाँ सर, पर आशा जी घर पर ही थी। आशा जी है? ध्रुव, नैना अग्रवाल मरने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी। तुम दोनों में कुछ बात हुई थी? नहीं तो? आशा जी, क्या आपको पता था कि नैना जी ध्रुव को सब सच बताने वाली थी? कौन सा सच? यही कि तुम्हारी असली मां आशा जी नहीं, नैना अग्रवाल है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? माँ, ये क्या कह रहे हैं? माँ? और जब नैना जी को पता चला कि तुम्हारे और आंचल के बीच रिश्ता है, तो उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए सच बताना पड़ेगा। और आशा जी, आपको देखकर लगता है कि नैना जी का फैसला आपको पता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने आपकी दोस्त नैना का खून कर दिया, क्योंकि वो असली सच ध्रुव को कभी बता ही ना पाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? नैना मेरी दोस्त थी, मेरा उस समय कोई नहीं था। शादी के तुरंत बाद ही विधवा हो गई और उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी। इतने सालों तक हम दोनों ही ध्रुव की मां थी। ये बात सच है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि ध्रुव को इस बात का पता चले, इसके लिए मैं नैना को मार नहीं सकती। और ध्रुव, तुमको तो ये बात पता नहीं थी कि नैना जी तुम्हारी असली मां है और आंचल तुम्हारी बहन। आंचल की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, इसलिए तुमने दारू पीना भी शुरू किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से गुस्से में आकर तुम्ही ने नैना जी का खून कर दिया? अरे बस!
थी वो मेरी, मगर लगता है कि शादी के इतने सालों के बाद भी मैं उसे ठीक से जान नहीं पाया था। न जाने कितने राज थे उसके, न जाने कितना झूठ बोलती थी दुनिया भर के सामने, दान पुण्य अच्छे काम, और घर में ये सब। आपको पता तो नहीं चल गया था इस बारे में कुछ? आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने ही मेरी बीवी का खून कर दिया? जब तक साबित नहीं होता खूनी कौन है, तब तक हर सस्पेक्ट खूनी होता है हमारी नजरों में। सुमन, सुमन, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। क्या? लेकिन कहां से? अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये समझो कि मैंने सब ठीक कर दिया है। हाँ लेकिन ये तो मंदार भाई ने भेजा है ब्याज के लिए। निकल यहाँ से, खत्म मत रखना अपना यहाँ पे कभी। अब कर्जा है मंदार भाई के तेरे ऊपर, कर्जा तेरी बीवी को चुकाने का मौका दिया है, ये बड़प्पन है उनका। तेरे मंदार भाई को बोलना कि 1 हफ्ते में उनके सारे पैसे चुका दूंगा। अब चल निकल यहाँ से। पीने के बाद ना जिंदगी का एक अलग ही मजा है। लेकिन तूने कड़क बना दिया। अरे ये बॉस ना बैलेंस ही नहीं डाला था। हाँ रानी। सर वो फोन जिसपे नैना अग्रवाल ने मर्डर वाले दिन कॉल किया था वो स्विच ऑन हुआ और उससे एक कॉल भी हुआ है। मैं लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। वेरी गुड, इन्फॉर्म करो जो भी होता है। जी सर। ओ साहब, मुंह से बात करो ना, हाथ से बात क्यों कर रहे हो? जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा। जानवर साले, एक बच्ची की आंखें छीनने के बाद अब हमको आंखें दिखा रहा तू। देखो बेटा तुम डरो मत, हाँ? रोना बंद करो, पानी पी लो, ये लो। देखो बेटा तुम मुझको ये बताओ कि उस आदमी ने आपको कहां से उठाया था? मेरी माँ ने मुझे उसके पास भेजा था, उससे पैसे लिए थे। ये सब मामले में मत पड़ो, अपना काम करो। बच्ची है ये, इसे छोड़ दो। अब से ये हमारे लिए भीख मांगेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, सब जगह अपनी सेटिंग है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इतना दे सकती हो तो फोन करना। रविया, मैडम को नंबर दे दे। वो 5 लाख मेरे को देने वाली थी, मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तुझे लालच आ गया होगा। तुझे लगा होगा कि एक औरत सड़क की बच्ची के लिए जब 5 लाख रुपए लुटा सकती तो उसके पास देने के लिए कितने सारे पैसे होंगे। ओ साहब, अपना धंधा वैसे ही अच्छा चलता है, ये चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है मुझको। तो फोन क्यों स्विच ऑफ किया था तूने नैना अग्रवाल के मर्डर के बाद? साहब, उसने सिर्फ मुझे पैसों के लिए फोन किया था। अगले दिन पता चला कि उसको किसी ने टपका दिया, तो मैं समझ गया कि आप उसका मोबाइल चेक करोगे, उस मोबाइल में मेरा नंबर भी होगा, इसके लिए स्विच ऑफ कर दिया। देख सच बोल, नैना अग्रवाल का फोन आने के बाद तू उनके घर पैसे लेने के लिए गया था, क्या किया वहां पे? मार दिया उसको। यही सुनना चाहते हैं ना आप? नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने उसको मारा है तो साबित करके दिखाओ। साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ। हर क्रिमिनल कहता है साबित करके दिखाओ। मर्डर तूने किया नहीं वो तो पता लगा लेंगे, लेकिन तेरे बच्चों के साथ जो किया है ना, तो लंबा जाएगा उसके लिए। ऐसे ही अब वैसे ही जेल तो जाना है तुझको। ये जानते हैं हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना इस तरह से पूछताछ नहीं करते होते।
सर खूनी ने क्राइम सीन पर कोई भी सबूत नहीं छोड़े, कैसे पता करेंगे कि इसमें से किसने मारा है? ये नैना अग्रवाल की जिंदगी में इतने अलग अलग पहलू थे। इनमें से किस वजह से जान गए उनकी आखिर? सर है तो इन्हीं में से कोई, पर आखिर है कौन? राणे, इतने हफ्ते हो गए अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनमें से कुछ तो मिसिंग है जो अब तक हमको दिखाई नहीं दिया है। आखिर है क्या वो? सर, नैना अग्रवाल की फाइल चाहिए थी। क्यों? एसबी बैंक से कोई आया है, उनको पेपर वर्क के लिए एफआईआर की कॉपी चाहिए। जी कहिए। एक्चुअली सर, हमारे बैंक से नैना अग्रवाल ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था। अब उनकी मौत हो गई है और लोन भी क्लियर नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस फाइल करने के लिए हमें उनकी एफआईआर की कॉपी चाहिए। मतलब लोन की किस्तें भरी नहीं अब तक? जी नहीं सर, बोरोवर नैना अग्रवाल की डेथ हो गई और जब हमने उनके गारंटर तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो बहुत टाइम से मिसिंग है। विनीत अग्रवाल? विनीत अग्रवाल नहीं, उनके गारंटर। नैना अग्रवाल के पति विनीत अग्रवाल उनके गारंटर नहीं है? कोई राघव पंडित नाम के उनके गारंटर थे। ये नैना अग्रवाल ने किसको गारंटर बना दिया? पता नहीं नैना अग्रवाल की जिंदगी के कितने राज खुलने बाकी है। ये आपके लोन की फाइल में उस गारंटर का एड्रेस होगा ना? हाँ सर, उनका एड्रेस है मेरे पास। ये घर है सर। चलो। इतने बड़े लोन के गारंटर का इतना छोटा घर? छोड़ो आप ठीक तो है? ये लोग कौन है? साहब, मेरे पति ने इससे पैसा उधार लिया था बापूजी के इलाज के लिए। बापूजी तो रहे नहीं और सारा पैसा अस्पताल में लग गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इसे दे पाए। रघु ने बहुत कोशिश करी थी पैसा जुटाने की, पर साहब उससे कहीं काम ही नहीं मिला और इसने पैसा वसूल करने के लिए मेरे साथ ये सब करना शुरू कर दिया। साहब, ये मेरे रघु के सामने भी मेरे साथ ये सब करता था। रघु मतलब राघव पंडित, वही आपके पति है? जी साहब। कोई राघव पंडित नाम के उनके गारंटर थे। अभी कहाँ पे वो? पता नहीं साहब, कुछ महीनों से गायब है। अचानक से एक दिन बोले कि पैसों का सब इंतजाम हो गया है, मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, पर तब से वापस नहीं आए साहब, वापस नहीं आए। राणे, कुछ तो घपला है। एक गरीब आदमी जो अपना खुद का उधार नहीं चुका पाया, अचानक इतने बड़े लोन का गारंटर कैसे बन गया? सर, इस सवाल का जवाब तो वही आदमी दे सकता है, पर वो तो खुद ही गायब है। ये राघव को कुछ भी करके ढूंढना होगा। नैना के लोन के बारे में जो भी जवाब है ना, उसी से मिलेंगे। एक काम करो ना, राघव को फोटो पूरे शहर में, आसपास के गांव में, सभी पुलिस चौकी में भेज दो। जी सर। सर, राघव मिल गया। क्या? सर, राघव पंडित रघु मर चुका है। काफी दिनों तक इसको ढूंढने के बाद मैंने इसकी फोटो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्कुलेट कर दी थी। कभी कभी मिसिंग लोग हॉस्पिटल के मॉर्ग में मिल जाते हैं, ये रघु भी वहीं मिला था। सर, 4 महीने पहले इसकी बॉडी नाले में से मिली। इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था और बॉडी को क्लेम करने वाला भी नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल ने बॉडी क्रीमेट कर दी। कॉज ऑफ डेथ गला घोट के मर्डर। इसको किसने मारा होगा? कहीं ये नैना के लोन के चक्कर में तो नहीं?
मतलब रघु और नैना का मर्डर सेम ही है। चलिए विनीत अग्रवाल जी। इंस्पेक्टर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप लोग मेरा टाइम बार बार क्यों वेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, आपकी बात पूरी नहीं करेंगे? अच्छा, मेरे लॉयर से बात करनी है। लॉयर तो बहुत बड़ा देखना होगा आपको अग्रवाल जी। आखिर दो मर्डर करके जो बैठे हो आप। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसा मर्डर? सबूत क्या है आपके पास? सबूत मत चिल्लाओ, सब मिल जाएगा। क्रोनोलॉजी क्लियर कर ले पहले। इस प्लान की शुरुआत तुमने 2 साल पहले की थी, सही बोल रहा हूं ना? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। मैं समझाता हूं ना। 2 साल पहले तुम्हारा बिजनेस लॉस में जाने लगा और कोई भी बैंक तुमको लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर आपने आपकी पत्नी नैना को कन्विंस किया बैंक से लोन लेने के लिए, नैना के नए बिजनेस के लिए। और जब लोन का पैसा आ गया तो तुमने बड़ी चालाकी से वही लोन का पैसा अपने बिजनेस को बचाने में लगाने के लिए अपनी पत्नी को फिर से कन्विंस किया। और तब नैना जी को पता चला कि तुमने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है लोन के पैसों के लिए। ये सारी बातें आप हवा में कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? हवा में नहीं कर रहे, रिकॉर्ड से हमारे पास। हमने आपके अकाउंटेंट से बात की है। लोन का जो भी पैसा आपको मिला है वो नैना जी और आपका ज्वाइंट अकाउंट है, वहां से ट्रांसफर हुआ है। और लोन लेने से पहले आपने इस गरीब आदमी को पकड़ा था जो आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आया था। कुछ पैसों के लिए आपने इस आदमी को अपने प्लान में शामिल कर लिया। आपने इस रघु का नाम बैंक में गारंटर बोल के डाल दिया और बैंक को बेवकूफ बनाया। और लोन मिलने के 2 महीने बाद जब पैसे भी खत्म हो गए तो नैना के पहले तुमने रघु को गायब किया। अगर तुम फौरन नैना को मार देते तो सीधा शक तुम पर आ जाता, इसलिए तुमने 4 महीने इंतजार किया और फिर नैना को मारा। ये बार बार आप उंगली उठाकर बोलते हो ना, सबूत चाहिए सबूत चाहिए। ये इसी उंगली में जो अंगूठी है ना, उसने आपका प्लान खराब कर दिया। रघु का गला घोटते वक्त इसी अंगूठी के निशान उसके गर्दन पर पड़ गए। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई सर? आखिर सर पे आ ही गया तो बताइए सर जी, आपने अपनी पत्नी नैना का कत्ल क्यों किया? मैं नैना से उब गया था सर, और बिजनेस में लगातार लॉस हो रहे थे। मुझे उन दोनों से छुटकारा पाना था। मुझे इन दोनों से छुटकारे का एक ही रास्ता नजर आया, वो था ये। बस कमाल है, ले जाओ इसे। आखिर में यही सच सामने आया कि नैना की जिंदगी भले ही कितनी उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे समेटने का मौका उससे छीन लिया सिर्फ एक इंसान के लालच ने। विनीत और उसके बिजनेस के जुनून के सामने, उसके लालच के सामने और कुछ नहीं टिक पाया। विनीत ने जो किया उसकी वजह से कितनी जिंदगियां बिखर गई। सुमन और रघु जो मिलकर जिंदगी से जूझ रहे थे, उन्हें विनीत की लालच ने अलग कर दिया। रिंकी जो नैना की मदद से पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को रोशन कर सकती थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए जरूरी है सावधानी से जीना, अपने और पराये दोनों को अच्छी तरह समझना। शायद हम सब ये कर पाए तो घर के अंदर पैदा होने वाले अपराध पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
बॉडी पे कोई इंजरी के मार्क्स नहीं है और ना ही रेप और मोलेस्टेशन के साइंस है। निशान कैसे हो सकता है सर? अवनी अपने घर में सुरक्षित थी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये फोन फोरेंसिक में भेज दो। सर 2 दिन बाद अवनी की शादी थी। क्या अवनी इस शादी के खिलाफ थी या कोई डिप्रेशन था? नहीं सर, अपनी तो बहुत खुशमिजाज हंसमुख लड़की थी। वो ये शादी से बहुत खुश थी। अपनी को रमेश पसंद था। लोखंडे परिवार को हाँ बोलने से पहले हमने अपनी से पूछा था। लोखंडे परिवार बहुत ही अच्छा था। इस जमाने में भी उन्होंने दहेज की मांग नहीं की, बल्कि शादी का आधा खर्चा भी उठाने के लिए तैयार थे वो लोग। रमेश की माँ ने यहाँ तक कहा कि हमें सिर्फ अवनी चाहिए। तो कहीं रमेश और अवनी के बीच किसी बात पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रमेश का ऐसा स्वभाव ही नहीं है। हमारी अवनी कितनी खुश थी। ये देखिए सर, रमेश की फोटो, वो दोनों कितने खुश थे। कोई और फोटो नहीं है क्या इसके अलावा? नहीं सर, फिलहाल तो एक ही फोटो। हम लोग तो शादी का इंतजार कर रहे थे। शादी में खूब फोटो खिंचाएंगे सर। लोखंडे परिवार का नंबर चाहिए सर। ये रमेश के पिता वसंत का नंबर है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी माँ बाप को ही नहीं पता होता कि उनके बच्चों की जिंदगी में चल क्या रहा है। अवनी का सीडीआर निकालो और उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। सर अवनी यादव है, कॉलेज पास आउट, हंसमुख और बहुत ही हैप्पी गो लकी लड़की थी। स्कूल के टाइम से ही उसकी लड़कों के साथ दोस्ती थी, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। मैक्सिमम कॉल दोस्तों को किए गए थे। इसका मतलब अवनी के बारे में सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक बात की कि उसने सुसाइड किया। अवनी डिप्रेस नहीं थी, उसका कोई अफेयर नहीं था, उसके मनचाहे लड़के के साथ 2 दिन में उसकी शादी होने वाली थी। तो उसने सुसाइड क्यों किया? लोखंडे परिवार को जानकारी है अवनी की मौत के बारे में? नहीं सर, उनका फोन तो अवनी के मौत के बाद से ही बंद आ रहा है। तो उनके घर चले जाओ। सर यादव परिवार को पता ही नहीं वो लोग कहाँ रहते थे। उन लोगों का कहना है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, पूछने का मौका ही नहीं मिला। सर ये अवनी की पीएम रिपोर्ट। अस्फिक्सिया, श्वासावरोध, अवनी के गले पे दुपट्टे के फाइबर भी मिले। रेप या कॉन्सेंशुअल सेक्स के कोई साइंस नहीं, अवनी वर्जिन थी। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि अवनी ने सुसाइड किया या फिर किसी ने उसे सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया। सर गरिमा नगर में बंद घर से बदबू आने की शिकायत लोगों ने की है। मैं मकान मालिक मोरिया अठोले। कुछ दिन पहले मैंने ही ये घर बेचारे फैमिली के 4 सदस्यों को भाड़े पे दिया था। सर ये तो बेचारे परिवार की बेटी है। पूजा चेक करो, बाकी के 3 लोग का है और ये सामान किसका है? साहब ये सामान मेरा है। क्या था ना, उस वक्त मेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने यहाँ रखा। बाकी खाली घर मैंने उनको भाड़े पे दिया था। सर देख के लगता है रेप हुआ है और गले पे निशान देख के लग रहा है कि कातिल ने गला दबा के मारा है। और बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि 4-5 दिन पहले मर्डर हुआ होगा। कोई आईडी वगैरह मिला? नो सर, बट सर ये कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है। राजदीप, लड़की का कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है। पूरा घर अच्छे से चेक करो, देखो फटा हुआ हिस्सा कहीं मिलता है क्या? सर पूरा घर अच्छे से छानना है, लेकिन कपड़े का ऐसा टुकड़ा तो कहीं नहीं मिला। और घर की हालत देख के लगता नहीं घर में मारामारी या तोड़फोड़ या छीना चपटी कुछ हुई होगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कातिल जानता था कि लड़की रहती कहाँ है। मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पड़ोसियों से बातचीत करो। सर मौर्या जी,
एक मिनट। हाँ सर। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए हमें। सर उनको 1 महीने के लिए घर चाहिए था और पैसे भी एडवांस में दिए थे, इसलिए एग्रीमेंट कॉपी नहीं बनवाया। तो बिना एग्रीमेंट के घर भाड़े पे देना कानूनन जुर्म जानते हो? हाँ सर। कौन कौन था उनके परिवार में? वडील सदानंद विचारे, त्यांची बायको आणि 20-25 वर्षाचा मुलगा। वो लड़की देखने के लिए यहाँ नासिक आए थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए घर चाहिए था। सदानंद विचारे। हाँ। बीवी और बेटे का नाम क्या है? सर पता नहीं, मैंने तो डील सदानंद विचारे के साथ की थी। रहने वाले कहाँ के बड़ू? सॉरी सर, पता नहीं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। नासिक पुलिस के पास एक के बाद एक 2 लड़कियों के मौत का मामला आया, जहां अवनी की सुसाइड की वजह नहीं पता चल रही थी। गरिमा नगर में सीसीटीवी ना होने के वजह से पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। वही अवनी के केस में पुलिस को पता चला कि लोखंडे परिवार के फोन नंबर फेक है। ऐसा कोई नंबर एक्टिव था ही नहीं। पुलिस इन 2 केसेस को सुलझाने में उलझी हुई थी कि तभी पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा। साहब, हमारी बेटी सुजाता 1.5 महीने पहले उसकी शादी हो गई थी, तब से वो गायब है। लड़के के घर वालों को भी कोई पता नहीं मिल रहा है, वो भी सब गायब है साहब। गायब हमारे बेटी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया था, इसीलिए हमने पाटिल परिवार को हमारे घर पर बुलाया था। ये मेरे बाबा मनोहर पाटिल। नमस्कार। नमस्कार। और ये मेरी आई नंदिनी पाटिल। नमस्कार। और ये मेरी प्यारी छोटी बहन राखी। हेलो। लीला जी, ये मेरी धर्मपत्नी लीला है और ये है मेरी बेटी सुजाता। बहन जी आप भी बैठिए ना। हाय भाभी, कितनी प्रीटी है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। पहले आप दोनों एक दूसरे को तो हाँ बोल दो। वैसे एक बात बोलूं, भैया का तो पता नहीं पर मेरी तरफ से हाँ है। जी मैं दुबई में जॉब करता हूँ और हम सब वहीं सेटल्ड हैं। लेकिन मुझे शादी इंडियन लड़की से ही करनी है, इसलिए हम सब इंडिया आए। अरे बेटी आओ ना यहाँ, आज। भाई साहब, लगता है हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। और भी तो क्या, इतनी प्यारी जो है। क्यों राजेश? हाँ, शर्मा रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप लोगों को इतराज ना हो और सुजाता बेटी की अगर हाँ हो तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगले 3-4 दिनों के अंदर इनकी शादी करा ही देते। हाँ भाई साहब, 4-5 दिनों के अंदर शादी मतलब बहुत जल्दी हो जाएगी। हॉल बुकिंग है, पंडित जी है, कार्ड छपवाने हैं, रिश्तेदारों को बताना है। सब ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि राजेश को जल्द से जल्द दुबई जाना है, नौकरी ज्वाइन करनी है ना, तो सबसे जरूरी बात यह है कि सुजाता का पासपोर्ट रेडी है कि नहीं। वो तो है, पर शादी की तैयारी भी तो। भाई साहब, हमें एक सिंपल शादी चाहिए और सुजाता बेटी जैसी बहू मिल गई हमें, तो और क्या चाहिए हमें। हाँ, पर इतनी जल्दी शादी। प्लीज हाँ कर दीजिए ना, मुझे सुजाता ही चाहिए भाभी के रूप में। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हमारी हाँ है। लगता है भगवान की यही इच्छा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। लीजिए, आज ही सुबह मैंने इस रिश्ते के लिए प्रार्थना की थी और देखिए रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है। पहला मुंह भी था। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बेटी, कल हम तुमको शॉपिंग पे ले चलेंगे। अरे बाप रे, क्यों है इतना सारा सामान? बहुत शॉपिंग की तुम लोगों ने। बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा ना? नहीं आई, राजेश ने मुझे पैसे देने ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ तो मुझसे पैसे नहीं ले सकते हैं। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? हाँ या बस असला। नहीं, अरे शादी की काफी तैयारी है, बाकी बहुत काम है। भैया आज मैं भाभी के साथ रुक जाऊँ क्या? क्या रुक जाऊं? तुझे पता है ना घर पर तेरा कितना काम बाकी है। अच्छा ठीक है भाभी, शादी करके जल्दी से घर पे आ जाओ, फिर हम बैठ के खूब सारी बात करेंगे। हाँ? चलो ठीक है। अच्छा संभल के जाना। कितनी नसीब वाली है तू। देख कितना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। भगवान ने तेरा भविष्य बहुत अच्छा लिखा है। सब कुछ एक सपने की तरह था। 3 दिन के बाद सुजाता की शादी राजेश के साथ हो गई।
छोटा फंक्शन रखा था, क्योंकि उन्होंने कहा उनके सब रिश्तेदार अलग अलग शहरों में रहते हैं और इतने कम वक्त में वो नहीं आ पाएंगे। और उसी रात सुजाता दुबई चली गई। बाबा जी, और दुबई पहुंचने के बाद फोन करना, हाँ? भूलना मत। हाँ बाबा, आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। बस वही लास्ट टाइम था जब हमने अपनी बेटी को देखा था। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने राजेश के परिवार को भी ट्राई किया, लेकिन सबके फोन बंद है। ये पाटिल परिवार रहता कहाँ है? हमें नहीं पता, हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है साहब। आपने बच्ची की शादी तय करने से पहले उनका घर नहीं देखा? साहब ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि, और वैसे भी शादी के बाद तो सुजाता दुबई में रहने वाली थी, तो शादी के फंक्शन की फोटोग्राफ्स तो होंगी। हाँ साहब, ये देखिए साहब, ये लड़के के पिताजी हैं, ये लड़के की माँ है, ये हमारे बेटी है साहब, और ये वो लड़का था, देखिए। इसमें चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। आपके पास दूसरी फोटो नहीं है? नहीं साहब, हमारे पास बस इतनी फोटोग्राफ है। वैसे उन लोगों ने काफी फोटो खींची थी, उन्होंने कहा था कि हम बाद में दे देंगे, लेकिन सब बाद में उनको समझ में आया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा था साहब कि हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने कुछ पूछा भी नहीं। पूजा, इनसे पाटिल परिवार की सारी डिटेल्स ले लो। यस सर, चलिए। हमारी बेटी को, हाँ राजदीप, ये राजेश का फेस कट कुछ रमेश जैसा नहीं लग रहा था? मतलब वो अंगूठियां और ब्रेसलेट भी मुझे सेम ही नजर आ रहे थे। राइट सर, हाइट, बॉडी, कदकाठी बिल्कुल वैसी ही है। पता करो ये राजेश कहाँ बेस्ड है, और उस रात राजेश और सुजाता ने वाकई में दुबई की फ्लाइट बोर्ड की भी थी या नहीं? सर, बेचारे परिवार की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। मौत का समय 3 जून की दोपहर 2 से 4 के बीच का है। एक और बात सर, उसकी बॉडी और कपड़ों में ड्राइड सीमेंट मिले हैं। 19-20 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट से डिस्क्रिप्शन मैच हुआ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट के थानों में पूछताछ कर ली है। लगता है परिवार ही उसे मार के भाग गया है, लेकिन फिर सवाल यह है कि रेप किसने किया? हमने पाटिल फैमिली के सिम कार्ड चेक किए। मनोहर और नंदिनी दोनों शिरीष कुलकर्णी के नाम का नंबर यूज कर रहे थे। जांच में हमें पता चला ये आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है। और सर, जो नंबर राजेश पाटिल यूज कर रहा था वो सुभाष यादव के नाम पे लिया गया था, जिसमें नकली आधार कार्ड और एड्रेस सबमिट किया था। मतलब सुभाष यादव है ही नहीं? राइट सर। सर, अवनी यादव के केस में उसके घर वालों ने बताया था कि रमेश दुबई में सेटल था, और सुजाता के केस में राजेश पाटिल दुबई में सेटल था। चक्कर क्या है? ये दोनों एक ही आदमी है या पूरा परिवार मिलकर कोई गेम खेल रहा है? सर, मुंबई पुलिस ने ये फैक्स भेजा है। मुंबई पुलिस के अनुसार उस रात सिर्फ सुजाता ने दुबई की फ्लाइट बोर्ड की थी, और राजेश पाटिल की सीट बाद में किसी सलमान शरीफ को असाइन कर दी गई। मतलब राजेश ने किसी और नाम से ट्रैवल किया था, लेकिन क्यों? सर, राजेश और सुजाता की शादी होती है। शादी के बाद राजेश सुजाता को दुबई लेके जाने वाला था अपने घर में, तो फिर सुजाता ने अकेले क्यों ट्रैवल किया? क्या कर रहे हो विकी? कुछ नहीं, मैं वो काम कर रहा था। कुछ नहीं। सर, ये उमाकांत देशपांडे है। उनकी बेटी निधि शादी के बाद से ही मिसिंग है। बैठिए।
कुछ साल पहले बीमारी के चलते मेरी बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से आज तक मैंने मेरी बेटी निधि को अकेले पाला। फिर उसकी शादी की उम्र हो गई तो मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर उसके कुछ डिटेल डाल दिए थे और कुछ 3 महीने बाद हमें एक अच्छा सा रिश्ता आया। आदित्य गडकरी, जो दुबई में काम करता है। दुबई में? और आदित्य अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ आपसे मिलने आपके घर आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कैसे पता? आदित्य के पेरेंट्स तो बड़े अच्छे और समझदार इंसान हैं। उनको सिर्फ शादी की जल्दी थी, क्योंकि आदित्य को दुबई जाकर जॉब ज्वाइन करनी थी। तो उन्होंने सिर्फ निधि का पासपोर्ट तैयार है या नहीं इतना ही पूछा। दहेज भी नहीं मांगा होगा उन्होंने। ये कहा होगा कि कम से कम लोगों के दरमियान वो शादी करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब ये ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है? लगता तो ऐसा ही है। पिछले 3 महीनों में निधि या आदित्य के परिवार के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? दुबई जाने के बाद निधि के साथ 1 हफ्ते तक मेरी बात हुई थी। उसने कहा भी कि वहां सब कुछ ठीक है। फिर अचानक उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने आदित्य और उनके पेरेंट्स के साथ बात करने की कोशिश की, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि नासिक में वो लोग रहते कहाँ हैं? नहीं, गुलाब सर्कल के आसपास कहीं तो रहते हैं, इतना उन्होंने बताया। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर मैंने मैट्रिमोनियल साइट के लोगों के साथ बात की, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी का पता दिया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आदित्य गडकरी नाम का कोई भी आदमी हमारे पास काम नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, बस इसलिए आपके पास आया हूं मदद मांगने के लिए। देखिए, उनकी मोडस ऑपरेंडी काफी हद तक हम समझ चुके हैं। आप ये बताइए कि ऐसा कुछ हुआ था जो हमें नहीं पता? शादी के 3 दिन पहले निधि के मोबाइल पे उसकी एक आपत्तिजनक फोटो किसी ने भेजी थी। आई शपथ बाबा, बाबा ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये फोटो तेरी नहीं है। बाबा, ये तो उसी नंबर से कॉल आया। हेलो। मुझे पता है, मैंने जो तुम्हारा नया फोटो भेजा है ना, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर तू चाहती है कि तेरे फोटो इंटरनेट पे वायरल ना हो, तो कल शाम तक 5 लाख रुपए दे देना। 5 लाख? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करके पैसे जमा किए, लेकिन दूसरे दिन अचानक आदित्य और उसके पिताजी घर आ गए। ये क्या है? ये फोटो मुझे आज सुबह को मिला है। देखो, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका कैरेक्टर ऐसा हो। नहीं, ये फोटो इसकी नहीं है। इसे कोई फंसा रहा है। हम ध्यान से देखिए, ये फोटो इसकी नहीं है। आए तो बेटा, मुझे भी लगता है कि फोटो नकली है। निधि की इसमें कोई गलती नहीं है, वाकई उसे कोई फंसा रहा है। चलो बाबा, मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर ये फोटो किसी ने वायरल कर दिया तो सोचो कि हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे, मैंने सब पैसे इकट्ठा कर लिए। अब शाम को निधि जाके उनको पैसा दे देगी, उसके बाद वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। इस बात की कोई गारंटी है? आदित्य बेटा, ये ब्लैकमेलर्स अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। एक बार पैसा पहुंचा दिया ना, उसके बाद कुछ नहीं करते। भरोसा है ना मुझ पर? मैं करता हूं ना। रुको बाबू, आप मेरे 5 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आदित्य निधि से ही शादी करेगा। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बाबा, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं निधि से शादी करूंगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान। अरे बाबा, अरे उठिए बाबा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो मेरे बाबा जैसे ही है ना। और क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकता? लेकिन बाबा, ब्लैकमेलर को पैसे देने मैं जाऊंगा। मैं वहां निधि को अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। आदित्य ने ब्लैकमेलर को पैसे दे दी और उसके बाद उनका कोई भी फोन नहीं आया।
और फिर आदित्य और निधि की शादी हो गई और वो दुबई चले गए। आपके पास शादी के फोटोग्राफ्स हैं? हाँ, एक आध फोटो है। ज्यादा फोटो गडकरी फैमिली ने खींची होगी। आपसे कहा होगा कि बाद में भिजवा देंगे, लेकिन भिजवा ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही कहा उन्होंने। मैं बताता हूँ। सर, ये तो बेचारे परिवार की बेटी है। ये आदित्य की छोटी बहन है राखी। निधि देशपांडे, सुजाता खरे और अवनी जाधव, ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों केसेस में सस्पेक्ट दुबई बेस्ड है और उसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं। ये पाटिल, लोखंडे, गडकरी या जो भी कह लो, ये परिवार लोगों को धोखा देता है। निधि और सुजाता, इन दोनों लड़कियों को इस परिवार ने शादी के जाल में फंसाया। निधि की मॉब फोटो होने के बावजूद लड़के ने उससे शादी की और शादी के बाद से ये दोनों लड़कियां गायब। और तीसरी विक्टिम अवनी, उसने क्यों सुसाइड कर लिया? चक्कर क्या है? और राखी को किसने मारा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं के द्वारा फंसाए हुए किसी परिवार ने बदला लेने के लिए राखी को मार डाला हो सकता है। इस परिवार की फोटो सर्कुलेट करो सब जगह। आई एम श्योर और भी विक्टिम सामने आएंगे। सर, आपका अंदाजा सही निकला। अवनी के फोन से कुछ डिलीटेड फोटोज मिले हैं। हमारी साइबर क्राइम टीम ने उन फोटोज को रिट्रीव कर लिया है। अवनी के पेरेंट्स को इस फोटो के बारे में पता नहीं था? सर, अवनी को तो हमने खो दिया था। बच्ची कुछ इज्जत भी ना चली जाए, इसलिए आपको नहीं बताया था फोटो के बारे में। जिसके बाद उसी नंबर से एक कॉल भी आया और वो मुझे 5 लाख रुपए मांग रहा था। नहीं तो वो मेरी फोटो वायरल कर देगा। बाबा वो फोटो मेरी नहीं है। मैं कैसे ये साबित करूंगी दुनिया को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, इसलिए मैं ये जिंदगी खत्म कर रही हूँ। इसलिए सर, आपको फोन करने से पहले हमने फोन से सारे फोटोज डिलीट कर दिए थे। आपको हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए था। किस नंबर से आई थी वो फोटोज? सर, हमें नहीं पता, फोन तो आप लोगों के पास था। आपने वो फोटोज डिलीट कर दी, इसकी वजह से हमें वो नंबर भी नहीं मिल पाया। राजदीप सर, ये फोटो देखिए, क्या यही रमेश के माँ बाप हैं? हाँ सर, यही रमेश के माँ बाप हैं। और ये राखी? राखी? कौन राखी? हमें नहीं पता। तब तक तो राखी जिंदा थी, फिर यहाँ क्यों नहीं आई? और अगर यहाँ रैंसम का कॉल आया तो सुजाता के वहां भी ऐसे ही कॉल गया होगा। हाँ साहब, सुजाता को भी ऐसी असली तस्वीरें आई थी और उसके बदले में 5 लाख रुपए मांगे थे। सुजाता ने कहा था कि फोन करने वाला बंदा आवाज से पढ़ा लिखा और जवान लगता है। बात तो तब बिगड़ी जब राजेश को इस बात का पता चला। राजेश के पिताजी ने आपसे ये कहा होगा कि अगर आप 5 लाख रुपया दे देंगे तो फिर भी राजेश आपकी बेटी के साथ शादी कर लेगा। और राजेश ने कहा होगा कि पैसा डिलीवर करने वो खुद जाएगा, क्योंकि वो सुजाता को खतरे में नहीं डालना चाहता। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? किस नंबर से आई थी फोटोज और कॉल्स? एक मिनट, वो सुजाता से मैंने नंबर लेकर रखा था। ये देखिए सर, ये नंबर। ये ठग परिवार लड़कियों को शादी के जाल में फंसाता है और उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने दिखाता है। ये मॉफ्ट फोटो और ब्लैकमेल ये उसी ठगी का हिस्सा है। अभी जो विठल ने हमें नंबर दिया उसे चेक करो और वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी चेक करो जहां से इन्होंने अवनी, निधि और सुजाता को ढूंढा था। ये अमर, राजेश, रमेश, ये जो कोई भी है, हो सकता है इसका असली नाम और पता वहां से मिल जाए। लेकिन गणेश रुकना क्यों है? बाबा, अवनी ने सुसाइड किया है और अब पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। पता है ना आप लोगों को कि हमारी फोटोज न्यूज़पेपर में छपी है। उन्हें पता है कि हम सब साथ हैं और हम क्या काम करते हैं। कुछ करना होगा वरना हमारी गर्दन पुलिस के हाथों में होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, खतरा तो है, पर सवाल यह है कि और क्या काम कर सकते हैं हम?
हम सबको अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक आखिरी काम और उसके बाद सब बंद कर देंगे। वैसे भी रश्मि मेरे लिए काफी समय से रुकी है। बस ये आखिरी काम करने के बाद मैं अपना 50% शेयर लेके रश्मि के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। आप और बाबा अपना 50-50 देख लेना, फिर चाहे जो भी हो कर लेना। ओए बाबा वाले, मेरा नाम इनके साथ मत जोड़ना। ना मैं इनकी बीवी हूँ ना तुम्हारी माँ, समझे? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? मैं आखिरी बार कहती हूँ, ये आखिरी काम का भी 50-50 होना चाहिए। एक हिस्सा तेरा और तेरे बाप का और दूसरा हिस्सा मेरा और मेरी बेटी का। क्या हुआ अगर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। बेचारी मेरी बेटी, मैं तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई थी। और तुम उसे भूल गए? वो तो तुम्हें सगा भाई मानती थी ना। तो ठीक है, एक आखिरी काम और हमेशा की तरह 50-50 होगा। एक हिस्सा मनोहर काले और गणेश काले का और एक हिस्सा नंदिनी सोहाने और आपकी बेटी राखी का। जहां पुलिस उस ठग परिवार को ढूंढ रही थी, वो असल में परिवार था ही नहीं। पुलिस ने मैट्रिमोनी वेबसाइट को खंगाला, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई प्रोफाइल मिली नहीं। वो प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी। विट्ठल ने पुलिस को जो नंबर दिया था, वो दरअसल एक इंटरनेट फोन का नंबर था, जिसके सिग्नल को सुजाता तक पहुंचाने से पहले पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में बाउंस कराया गया था। पुलिस को गायकवाड़ परिवार के बारे में भी पता चला, जिनकी बेटी सिमी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था। सिमी भी दुबई पहुंचने के बाद गायब हो गई थी और उसके पति तुषार आगरकर और उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। और इस केस में भी दूल्हे का चेहरा फोटो में क्लियर नहीं था। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो चारों परिवारों को इकट्ठा करेगी और दूल्हे का स्केच बनवाएगी। सर, स्केच को पेपर में छपवा दूं? नहीं भूल जाती नहीं, ये सतर्क हो जाएगा। सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे इस चेहरे को ढूंढो। देखो इसने किसी लड़की की प्रोफाइल पे इंटरेस्ट जाहिर किया है क्या, इससे पहले कि ये अपने अगले विक्टिम तक पहुंचे। हमें हर हाल में इसे रोकना है। यस सर। सर हाँ, आप चिंता मत कीजिए, इसी हफ्ते काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। दुबई के खरीदारों ने लड़की फाइनल कर ली है। ये है सोनल पेंट से, इगतपुरी के नारायण नगर में रहती है और ये है हमारा आखिरी काम। तुम इस वक्त यहाँ? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि हमारी नकली शादीशुदा जिंदगी के लिए एक आखिरी बार चीयर्स कर ले। पता है नंदिनी, अगर हम उस रात को नहीं मिले होते ना, उस शादी में जहां हम दोनों बिन बोला बाराती थे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम भी मेरी तरह एक मास्टर ठग हो। रोहित वेड्स अंजू। अरे वाह, तुम्हें तो नाम भी याद है। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन तो मैं फंसते फंसते बच गई थी। हे, कौन हो तुम? मैं वो ये तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अपने भाई को बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं वो। अरे डार्लिंग, कमाल हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूं, तुम यहाँ। अच्छा बताओ, घड़िया मिली क्या? अरे वहां सिरा साहब वेट कर रहे हैं, तुम ये बातें कर रही हो। दरअसल लड़की के पिता अपने सिरा साहब मेहमानों को घड़िया दिखाना चाहते थे, तो मैंने अपनी वाइफ इनसे कहा जाके घड़िया लेके आओ। और ये है कि तुम मीना अब खड़ी होगी क्या? वहां वेट कर रहे हैं सिरा साहब। चलो चलो चलो। उस दिन तुमने क्या नाटक किया था मनोहर कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? और देखो, उस दिन के बाद आज तक हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। सच में हम दोनों ने मिलकर कितने बड़े बड़े काम साथ में किए। नंदिनी, मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मेरी बात का बुरा नहीं लगा था? सोचती तो मैं भी हूं कभी कभी कि राखी के मौत के बाद मैं भी अकेली पड़ गई हूं। वैसे तुम्हारी पत्नी बनकर जिंदगी गुजारना इतना भी बुरा नहीं है। तो ठीक है,
इस आखिरी काम के बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। चीयर्स। चीयर्स। सर, नकली दूल्हे की प्रोफाइल मिल गई है। सर ये देखिए। रोहन वर्तक, बैकग्राउंड सेम है, फैमिली डिस्क्रिप्शन भी सेम है, इगतपुरी का एड्रेस है लेकिन कोई नंबर नहीं दिया। सर कांटेक्ट के लिए एक ईमेल आईडी है। फटाफट ये ईमेल आईडी साइबर सेल को भेजो ट्रेस करने के लिए, और इगतपुरी चलने की तैयारी करो। यस सर। भाग गए यहां से भी। मकान मालिक को बुलाओ, ताला खुलो। सर। दरवाजा खोलो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सब। कहाँ रहते हो तुम? यही पास में रहता हूँ। ये लोग रहते थे यहाँ? यही किराएदार थे। इन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए किराए पर मकान चाहिए था और उन्होंने किराया भी एडवांस में दिया था। अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और आज सवेरे अचानक उनका फोन आया और कहा कि हम मकान खाली कर रहे हैं और चाबी पड़ोसियों के पास दे देंगे। सर, ये देखिए, फॉरेंसिक में भेज दो इसे। सर ये देखिए, नंदिनी की साड़ियां मिली हैं। जब ये लोग सारी चीजें अपने साथ ले गए तो नंदिनी के कपड़े क्यों पीछे छोड़ गए? जल्दबाजी में छूट गए होंगे या कोई और रीजन होगा। मकान मालिक से मनोहर का नंबर लो जिसे उसने सुबह कॉल किया था। मुझे इन लोगों की लोकेशन चाहिए। सर, मनोहर ने जिस नंबर से फोन किया था वो स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी लास्ट लोकेशन उसकी इगतपुरी घर की थी। सर, जो सिम कार्ड सुभाष यादव के नाम पे खरीदा गया था वो अचानक से ऑन हुआ है। इस समय हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। गुड। राजदीप, उसका लोकेशन ट्रैक करके उसका पीछे करो, यही मौका है उसको पकड़ने का। राइट सर। दीपाली जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। तो एक्चुअली क्या है कि रोहन को दुबई में जल्दी ही जॉब ज्वाइन करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, तो अच्छे काम में देरी कैसी? आप कहे तो अभी आ जाए। ठीक है। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। जी नमस्ते, मैं मनोहर वर्तक। फोन पर आपसे मेरी बात हुई थी। जी। अरे बारिश में भीगी हुई, आइए अंदर आइए। ये है मेरा बेटा रोहन वर्तक। इसी के रिश्ते की बात मैंने आपसे की थी। जी नमस्ते, ये मेरी बहन रश्मि। अब बेटा आपकी मम्मी नहीं आई? जो दरअसल इनकी माँ और मेरी बीवी नंदिनी बीमारी की वजह से बहुत साल पहले गुजर गई। आई एम सो सॉरी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। चाय नाश्ता रहने दीजिए, फिर कभी कर लेंगे। आप अपनी बेटी को बुला दीजिए। जी ठीक है। सोनल, आओ बेटा। ये मेरी बेटी सोनल, ये है रोहन और ये उनकी बहन रश्मि। बेटा जरा तुम रोहन को अपना कमरा दिखाओ और दोनों बातें भी कर लो। बेटा शर्माओ नहीं, जाओ जाओ बेटा। चलिए। आज अगर नंदिनी जिंदा होती, ये देखकर कितना खुश होती। यस, मैंने सारी डिटेल्स दी है। ओके। बड़े साहब, मुझे बड़े साहब से मिलना। नंदिनी, मुझे बड़े साहब से मिलना है। मुझे बात करनी है। जब से हमने पार्टनरशिप की है, उस दिन से परिवार की तरह अपने लड़के के लिए बहू ढूंढने का नाटक कर रहे हैं हम। और लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए दुबई में बेच देते थे। बेचने से तो पैसे मिल ही जाते थे, लेकिन ब्लैकमेल करके भी हमारी कमाई हो जाती थी। रश्मि और उसका भाई भी की, दोनों भी लड़कियों की फोटो को ना मॉर्फ करके ब्लैकमेल किया करते थे। लेकिन अवनी की मौत के बाद और
मेरी बेटी राखी के मौत के बाद हमने सब बंद कर दिया था। राखी को किसने मारा? मुझे नहीं पता। राखी उस दिन घर पे अकेली थी। हम लोग घर आके देखते तो वो राखी राखी हे बेटी राखी हे राखी राखी मनोहर ने कहा कि अगर अरेस्ट नहीं होना है तो हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। लेकिन साहब वो मनोहर और वो गणेश वो दोनों भी सजा के हकदार है साहब। इस वक्त वो दोनों का बता सकती हूँ? सोनल पेंट से 24/130 नारायण नगर। इनको भी लेके चलना साथ में। नारायण नगर 24/130। बाप बेटे दोनों वहां पहुंच रहे, फटाफट निकलो, मैं भी निकलूं। मुझे ये रिश्ता पसंद है। और मुझे भी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बस ऐसे इनके सर पे हाथ रखना और इस रिश्ते को फलने फूलने देना। शादी की डेट फिक्स करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बस शादी 3-4 दिन में हो जानी चाहिए। जो आप ठीक समझे। चलिए ना एक सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी? वो सेल्फी का तामझाम मुझे नहीं समझता। अभी तो हमारी शादी फिक्स हुई है, एक सेल्फी तो बनती है ना। हाँ मतलब मेरा मतलब कि वो रोहन बाबू भाभी इतना एक्साइटेड है तो ले लीजिए ना एक सेल्फी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है देखिए मुझे भी दिखाओ। सर अगर ये बाहर है तो अंदर कौन है फिर? लंबी कहानी है राजदीप। अभी फिलहाल जो अंदर है उनको सरप्राइज देते हैं। मैंने खाना ऑर्डर किया था, शायद वो आ गया। जी अरे आप ऐसे घर में किसी कौन है आप? मैं इस ढोंगी की नकली मां हूं। जो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आया है यहाँ पे। और ये लड़की रश्मि इसकी बहन नहीं गर्लफ्रेंड है, जिसे लेके ये भाग जाना चाहता है। नाटक मंडली तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। चलो अरेस्ट करो सब। सर कसम से ये हमारा आखिरी काम था। राखी को क्यों मारा तुम लोगों ने? सर राखी को हमने नहीं मारा। सर मुझे धर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राखी को मैं अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। सपने में भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता था। लेकिन उस दिन हम शादी की तैयारी के लिए शॉपिंग करने गए थे बस। लेकिन जब घर वापस आकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था और राखी की कॉल डिटेल्स आते ही सच क्या है ये तो जल्दी सामने आ जाएगा। राखी को हमारे काम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बेचारी तो दिल से चाहती थी कि उसके बाप भी आ जाए। आप लोगों की नाटक मंडली में विक्की का क्या रोल था? वो फोटो मूव करता था और ब्लैकमेल करने के लिए कॉल करता था। मुझे पता है, मैंने जो तुम्हें तुम्हारा नया फोटो भेजा है ना, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरे फोटो इंटरनेट पे वायरल ना हो तो कल शाम तक 5 लाख रुपए दे देना। 5 लाख? लेकिन हमें पैसे मिलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पैसे हमेशा गणेश लेकर आता था। राजदीप सर, विकी को ले आओ, उसके सारे दोस्त यहाँ हैं, अकेला बोर हो रहा होगा। राइट सर। क्या फायदा ये हुनर का, अब मैं ये काम अकेले भी नहीं कर सकता। क्या अंकल कितना टाइम लगाते हो? लाओ दो, आधे घंटे से ऊपर हो गया। चल पिज्जा खिलाता हूं, अंदर चेक करो।
सर ये देखिए कपड़ा, ये टुकड़ा जो राखी ने उस दिन पहना था जब तूने उसका रेप और मर्डर किया। राखी की लास्ट लोकेशन भी तेरे घर की है। अब मुंह खोलेगा या डंडा डाल के बोलो। सर मैं बताता हूं। सर मुझे हर काम के 2 लाख रुपए मिलते थे। पिछले 6 महीने में मैंने 12 लाख रुपए कमा लिए थे। फिर एक दिन रश्मि और गणेश ने कहा कि ये काम बंद करना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। इस बात पे मेरी गणेश से लड़ाई भी हुई थी सर। उसने कहा कि तू अब अपना देख ले। एक तो वो मेरी बहन को भी साथ में लेके जा रहा था। तो सर मैंने सोच लिया राखी से बदला ले लूं, क्योंकि राखी ने मुझे कहा था उसे एडिटिंग सीखनी है। और मुझे पता चला कि ये लोग शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने एडिटिंग के बहाने राखी को वहां बुला लिया था। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। करो ना, टेंशन मत लो। मुझे नहीं सीखनी एडिटिंग। तू ये भी नहीं जानता ना कि राखी गणेश की सगी बहन नहीं थी। सर ये बात मुझे बाद में अपनी बहन से पता चली। अब जेल में सड़। पुलिस ने विकी को राखी के रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस ने डिप्लोमेट्स के मदद से गुमशुदा लड़कियां सिमी, सुजाता और निधि को भी दुबई में ढूंढ निकाला। आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी लड़कियों की शादी NRI से हो जाए, ताकि लड़की विदेश में जाकर खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन अपने सपनों के वजह से आंखों को इस तरह से ना मूंदे कि आप आए हुए रिश्ते और लड़के की जांच परख करना ही भूल जाए। पूरी जांच पड़ताल करें और अपनी बेटी की जिंदगी को सुखद बनाएं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहे और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।